ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल स्टडी द मूवेबल पुल्ली एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? फिक्स्ड पुल्ली, सिंगल फिक्स्ड पुल्ली, राइट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल फिक्स्ड पुल्ली, और अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अ सिंगल मूवेबल पुल्ली। सिंगल मूवेबल पुल्ली। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? सिंगल मूवेबल पुल्ली। फिक्स पुल्ली मतलब क्या था? जिसमें क्या था? पुल्ली फिक्स था किसी रिजिड सरफेस से। बट अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगल मूवेबल पुल्ली। इसका डायग्राम देखिए कैसे हो जाएगा। ये एक रिजिड सपोर्ट है, राइट। और मैं बना दे रहा हूँ, पहले डायग्राम देख लीजिए। ये एक रिजिड सपोर्ट था, यहाँ पे एक लोड है लटका हुआ, ठीक है। और ये जो पुल्ली है, ये इसके चारों तरफ इस तरह से पुल्ली है, और पुल्ली से क्या हो रहा है? इस तरह से रस्सी जा रहा है, और ये इधर इस तरह से होके इसमें अटैच हो जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो जा रहा है? ये अटैच हो जा रहा है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये फिक्स पोजीशन से टच है, और यहाँ पे जो है हम इफोर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। और टेंशन क्या हो रहा है? ठीक है, और यहाँ पे टेंशन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? पहले भी पढ़ाए हुए हैं, फ्रेम। और ये क्या हो गया हमारा? एक्सल। और ये हो गया हमारा लोड, एल। तो सिंगल फिक्स पुल्ली में क्या था? ये पुल्ली जो था, दिस पुल्ली क्या था? फिक्स था। इस रिजिड पोजीशन में क्या था? वो पुल्ली फिक्स था। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिंगल मूवेबल पुल्ली, उसमें क्या हो रहा है? ये पुल्ली मूव कर सकता है, ये पुल्ली मूव कर सकता है, ये पुल्ली फिक्स्ड नहीं है। तो इसमें क्या होता है? इसमें किस तरह के केसेस आते हैं? इसमें मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, इफ़िशियंसी क्या होता है, कैसे होता है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे। पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। अ पुल्ली whose axis of rotation is movable, that means not fixed in position, is called a movable पुल्ली। इज कॉल्ड अ मूवेबल पुल्ली, मतलब ऐसा पोजीशन जो रोटेशन होता है, जो कि एक पोजीशन पर फिक्स नहीं होता है, उसे हम लोग मूवेबल पुल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, और क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। जिस तरह से हमने फिक्स्ड पुल्ली का निकाला था, उसी तरह से हम लोग इस मूवेबल वाले का भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए मैकेनिकल एडवांटेज निकालने से पहले यहाँ पे देख लीजिए, इसका जो लोड है, ये जो लोड है, ये किसका लोड उठा रहा है? एक तो ये इस टेंशन का लोड उठा रहा है, और एक ये टेंशन का भी लोड उठा रहा है, क्योंकि लोड तो यहाँ लग रहा है ना। यानी अगर ये इफोर्ट यहाँ लगाएंगे तो ये लोड उठेगा, यानी ये पूरा का पूरा डबल टेंशन मेजर कर रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लोड है, ये बैलेंस किससे हो रहा है? टेंशन से। दो तरह के टेंशन से, यानी ये लोड जो है, यानी अगर ये लोड, ये टेंशन अगर ऊपर जाएगा तो ये लोड में इफेक्ट पड़ेगा, अगर ये टेंशन है। यानी ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है इस लोड को है, और यहाँ पे स्ट्रिंग पे दो तरह का टेंशन लग रहा है, इफोर्ट के द्वारा, और एक जो यहाँ पे रिजिड जो सरफेस है, या रिजिड जहाँ पे ये जॉइंट है, वहाँ के द्वारा। यानी इस लोड को दो टेंशन बैलेंस कर रहा है, और इस इफोर्ट को एक टेंशन बैलेंस कर रहा है। तो अगर हम इसको, इसमें भी देखिए फ्रिक्शन और वेट, मास ऑफ स्ट्रिंग नेग्लिजिबल है, यानी नेगलेक्ट करेंगे। याद रखिए, जैसे पहले वाले में किया है तो वैसे फ्रिक्शन और मास ऑफ स्ट्रिंग को नेगलेक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या हो गया?
लोड क्या है, दो तरह का टेंशन है, एक टेंशन ये, एक टेंशन ये टेंशन ये टेंशन, यानी लोड पे क्या लग रहा है 2T, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। और इफोर्ट पे क्या हो रहा है, एक ही टेंशन इसको बैलेंस कर रहा है, इक्वेशन 2 कर लीजिए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए E इक्वल टू, सीधे कर लीजिए ना, L इक्वल टू L बाई ई इक्वल टू 2T/T, सिंपल बात है, L बाई इक्वल टू 2T/T। तो अगर हम T से T कैंसिल कर दिए तो L इक्वल टू 2 इंटू इफोर्ट, L इक्वल टू 2 इंटू इफोर्ट, या तो ये लिखिए या इसी को लिख सकते हैं, इफोर्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा L/2, इफोर्ट इक्वल टू L/2, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यानी हमारा जो है लोड एंड इफोर्ट निकल गया। देखिए फिक्स पुल्ली में क्या था, लोड क्या था, टेंशन के इक्वल था, लोड इक्वल टू इफोर्ट था। लेकिन यहाँ पे देखिए लोड जो है वो क्या है 2 इंटू इफोर्ट है, यानी इफोर्ट जो है L/2 है, लोड का हाफ है। तो दोनों में देख रहे हैं ना फिक्स और मूवेबल में क्या डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज आप लोग को फॉर्मूला पता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या हो गया, लोड बाय इफोर्ट। तो मैं कहेगा ये लोड कितना निकला था, हम लोगों ने लोड कितना निकाला था 2E, ठीक है, और इफोर्ट नहीं सॉरी लोड का वैल्यू कितना निकाला था 2T इक्वेशन 1 से, और इफोर्ट का वैल्यू कितना निकाला था T। तो कैंसिल हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया 2, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 2। इसका मतलब क्या है, पहला वाला में निकाला था तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 था, इसमें फिक्स पुल्ली था, और सिंगल मूवेबल पुल्ली में मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल गया है 2 निकल गया है। अब हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी रेशियो। ये सब बहुत सिंपल है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी रेशियो क्या है, डिस्टेंस, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिखता हूँ, पता है यार, डिस्टेंस बाय इफोर्ट एंड डिस्टेंस मूव बाय लोड। ठीक है, डिस्टेंस मूव बाय इफोर्ट एंड डिस्टेंस मूव बाय लोड। अब आप बताइए वेलोसिटी रेशियो में डिस्टेंस मूव बाय लोड कितना होगा, डिस्टेंस मूव बाय इफोर्ट कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इफोर्ट के द्वारा कितना कवर करेगा, वो d डिस्टेंस ही कवर करेगा। इफोर्ट के द्वारा क्या करेगा, अगर यहाँ से यहाँ ये d है तो ये क्या करेगा d डिस्टेंस ही कवर करेगा। लेकिन डिस्टेंस बाय लोड क्या हो जाएगा, ये इसके कारण भी डिस्टेंस कवर करेगा और ये स्ट्रिंग के कारण भी डिस्टेंस कवर करेगा। यानी लोड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का आधा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये आधा डिस्टेंस कवर करेगा, ये आधा डिस्टेंस कवर करेगा। लोड तो यहाँ पे है ना, तो इससे क्या करेगा, ये आधा डिस्टेंस कवर, क्योंकि फ्री इंड जो है स्ट्रिंग का, क्योंकि व्हेन द फ्री इंड ऑफ स्ट्रिंग पुल अप द इफोर्ट थ्रू अ डिस्टेंस d, डिस्टेंस d के कारण पुल अप द इफोर्ट होगा, तो लोड क्या होगा, आधा ही राइज करेगा। लोड क्या होगा, आधा ही राइज करेगा। क्यों करेगा लोड आधा राइज, क्योंकि क्या हो रहा है, उसका डिस्टेंस जो है, रीजन क्या है उसका, द स्ट्रिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द पुली मूव अप बाय अ डिस्टेंस d/2। तो ये दोनों साइड का जो पुली है ये भी आधा उठेगा और ये भी। अगर ये d डिस्टेंस कवर करेगा, अगर ये पूरा का पूरा d उठ रहा है, इसका मतलब आधा इस स्ट्रिंग का योगदान है, आधा इस स्ट्रिंग का योगदान है। यानी डिस्टेंस ऑफ लोड क्या हो जाएगा, वो जो पूरा डिस्टेंस है, इफोर्ट जितना डिस्टेंस लगाएगा उसका आधा डिस्टेंस ही लोड उठेगा। यानी DE क्या हो गया, DL क्या हो गया, d/2, ये कैंसिल हो गया, वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया 2 हो गया। गौर से देखिए इसको, वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया 2 हो गया। तो इफिशिएंसी क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो 2/2 यानी 1, यानी ये भी 100%। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल सिंगल मूवेबल पुली फ्रिक्शन और बेयरिंग क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, और कि इफिशिएंसी इज लेस देन 1 और 100%। इफिशिएंसी क्या होगा, लेस देन 1 या 1 या 100%। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी क्या हो जाएगा
100% हो जाएगा। तो इसमें मेन है वेलोसिटी रेशियो एंड मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए जो जो क्लास एब्सेंट किए होंगे उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिए। व्हाट्सएप ग्रुप किस लिए बनाया गया? व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ हाय हेलो करने के लिए नहीं बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया गया है ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन दूँ आप लोग तक पहुँचे। आप लोग अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो वो मुझ तक पहुँचे। बट देखता हूँ कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप यूज़ ही नहीं करते हैं। एकमात्र ICSE 9 वाले स्टूडेंट यूज़ करते हैं, CBSE 10 वाले स्टूडेंट भी यूज करते हैं। बट ICSE 10 वाले को पता नहीं, सारा कुछ समझ में आ जाता है या घर पे पढ़ाई। दो केस होता है, देखिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं इसका मतलब दो कारण है, या तो आपको समझ में आ गया है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वेरी गुड, या ऐसा है कि आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपको डाउट आया कहाँ से। तो ये दो कारण हो सकता है। तो मैं बोलूँगा आप लोग पढ़ाई कीजिए, डाउट नहीं पूछेंगे लॉस आपका होगा, बार बार बोल रहा हूँ। क्योंकि एक बार में जमा, जैसे ही आपको वीडियो मिला घर पे पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है फट से मुझसे पूछिए। अगर आप नहीं पूछेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। मैं बार इतना दिन से क्लास चल रहा है, चैप्टर अभी हम लोग 4 कर रहे हैं, ठीक है, हाँ चैप्टर 4 ही कर रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन जो है आप लोगों ने अभी तक मुझसे कुछ भी पूछा नहीं है कि चैप्टर 3 कर रहे हैं, और आप लोगों ने अभी तक कुछ भी पूछा नहीं है सर ये डाउट है ये डाउट है। तो डाउट पूछा करिए, वरना आप ही लोग का लॉस होगा, समझ में नहीं आएगा। और फिजिक्स ऐसा चीज़ है कि बिना समझे हुए आगे बढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, रट के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिस्ट्री सिविक्स नहीं है जो आप रट लेंगे और वहाँ पे जाके लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली। कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्लीज, कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। आप लोग भी डायग्राम बना लीजिए, फिर मैं इसको मिटा ही दूंगा, ठीक है। आप लोग इसका जो है डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। देखिए ओके स्टूडेंट, देखिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली, ठीक है। डायग्राम बुक में आप लोग का दिया हुआ, अच्छे से बना लीजिएगा, यहाँ पे प्लेस छोटा है, ठीक है। ये B हो गया, ये पुल्ली A हो गया, ये पुल्ली C हो गया, और ये पुल्ली D हो गया, ठीक है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझिए। डायग्राम मैंने बना दिया, आप लोग अच्छे से घर पे बना लीजिएगा। ये टेंशन T1 है, ये स्ट्रिंग T2 है, ये स्ट्रिंग T3 है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग भी है T3 है, ठीक है। ये स्ट्रिंग T2 है, ये T1 है, यहाँ पे फोर्थ है, और ये जो है आपका लोड है। यहाँ पे सिंबल कॉम्बिनेशन ऑफ पुल्ली मतलब क्या बोल रहा है, ये पुल्ली जो है इससे अटैच है स्ट्रिंग से, ये पुल्ली इससे अटैच है, ये पुल्ली इससे अटैच है, ये पुल्ली यहाँ पे फिक्स्ड है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, इसमें फिक्स्ड और मूवेबल दोनों पुल्ली का मिला जुला है। मिक्स और मूवेबल दोनों पुल्ली का क्या है, यहाँ पे मिला जुला डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए हेयर 3 मूवेबल पुल्ली A, B and C used with a
फिक्स्ड पुल्ली डी, ये पुल्ली फिक्स्ड है। कैसे पता चल रहा है? देखिए ये डायरेक्ट जो है इसका जो ये फ्रेम है, ये जो एक्सेल है, ये जो फ्रेम है वो डायरेक्ट क्या है, इससे फिक्स्ड है, और ये सब स्ट्रिंग से लटक रहा है, इसलिए ये मूवेबल पुल्ली हो गया। समझ में आ गया? तो इसमें ए बी सी जो है वो एक मूवेबल पुल्ली है, और इसमें डी क्या है, फिक्स पुल्ली है। ठीक है, डी क्या है, इसमें फिक्स पुल्ली है, जो क्या है, मूवेबल पुल्ली is attached with a separate string. सेपरेट स्ट्रिंग, क्या चीज़ से अटैच है? वो सेपरेट स्ट्रिंग से अटैच है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है यहाँ पे अब इसका भी क्या निकालेंगे, हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, फिर वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। तो चलिए आस्ते आस्ते हम लोग प्रोसेस बाय प्रोसेस बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे हम लोग। मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने पहले भी बनाया, मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बना रहा हूँ। पहले बता दिया गया है, ये ऐसे गया, ये इसमें, ये ऐसे गया इसमें, और ये ऐसे गया, इससे निकला, और यहाँ पे ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरह से हुक में लगा हुआ था। ठीक है, मैं जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि पहले वाला जो है मैंने आप लोगों को अच्छा से डायग्राम बना दिया, अभी जस्ट शॉर्टकट बना रहा हूँ डायग्राम, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि किस तरह से ये सब काम करता है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पहले मैंने डायग्राम बना दिया है, वो डायग्राम से आप लोग कॉपी या बुक से देखिएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी में जो डायग्राम बनाए वहाँ से देखिएगा। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग ए से लिखते हैं, एम ए। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या था, हमारा जो इफोर्ट था, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा ही है अभी, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमारा जो इफोर्ट था वो क्या था, T3 के इक्वल 1। ये जो इफोर्ट है इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये T3 ही तो कर रहा है, ये इफोर्ट नीचे और ये T3 ऊपर, ये T3 जो इफोर्ट को बैलेंस कर रहा है, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब फॉर पुल्ली ए, पुल्ली ए में देखिए ये ए है, बी है, सी है, डी है। पुल्ली ए में देखिए क्या हो रहा है, 2T1 बैलेंस कर रहा है लोड को। ये जो T1 और ये T1 मिलके 2T1 इस लोड को बैलेंस किया हुआ, यानी इधर से ये दोनों मिलके क्या कर रहा है, लोड को पकड़े हुए है। ये दोनों जो है लोड को बैलेंस किए हुए। अगर एक भी ऊपर नीचे होता है तो लोड भी ऊपर नीचे होने लग जाएगा। यानी ये 2T इक्वल टू क्या हो गया, T1 लोड, 2T1 इक्वल टू लोड, तो T1 इक्वल टू क्या हो गया, लोड बाय 2। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, उसी तरह हम लोग और निकालेंगे। उसी तरह चलिए हम लोग निकालते हैं अब पुल्ली सी के लिए, नहीं पुल्ली ए निकल गया ना, पुल्ली बी के लिए निकालेंगे। पुल्ली बी के लिए क्या है, देखिए 2T2 इक्वल टू T1, ये T2 इस T1 को बैलेंस किया हुआ, इस T1 रस्सी इस पर टिका हुआ है ना, तो यानी ये T2 अगर ऊपर नीचे आएगा तो ये T1 भी क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। यानी इसको जो बैलेंस किया हुआ ये दो T2, ये T2 और ये T2 इस T1 को बैलेंस किए हुए हैं। इसको कैसे लिख देंगे, T2 इक्वल टू T1/2, T2 इक्वल टू T1/2, और T1 पहले क्या निकाला हुआ है हम लोगों ने, L/2, तो T1 क्या हो गया, L/2 इंटू 2, यानी L/2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। यानी इक्वेशन 1 में जो दिया हुआ था, इक्वेशन 2 में जो दिया हुआ था, हम लोगों ने इक्वेशन 2 को यहाँ पे अप्लाई किया यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या था, T1 इक्वल टू L/2, तो T1 के जगह बैठा दिया L/2 और नीचे पहले 2 यानी L पे स्क्वायर। ठीक है, अब पुल्ली बी हो गया, पुल्ली सी के लिए निकालते हैं।
पुल्ली सी के लिए क्या निकलेगा, सेम उसी तरह से पुल्ली सी में देखिए ये 2T3 यानी ये भी T3 ये भी T3 किसको बैलेंस किए हुए हैं, T2 को बैलेंस किए हुए हैं। तो क्या हो गया T3 इक्वल टू क्या हो गया T2/2 और T2 क्या निकला है, देखिए गौर से T2 क्या निकला है L/2 स्क्वायर I इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया L/2 पे पावर क्यूब। इसको इक्वेशन हम लोग 4 कर देते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा, यूजिंग इक्वेशन 3, इस पर हम लोग इक्वेशन 3 यूज़ किया है, यहाँ पे इसके जगह पे वैल्यू बैठा दिया। समझ में आ गया पुल्ली ABC के लिए, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम लोग अगर इस इक्वेशन को, ये क्या हो गया T3 इक्वल टू, अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 जो समझ में नहीं आएगा बाद में ग्रुप में पूछिएगा। इक्वेशन 4 क्या निकला था, T3 इक्वल टू L/2 पे पावर क्यूब, तो L इक्वल टू क्या हो गया T3 इंटू 2 पे पावर क्यूब, यही हो गया। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड 5, इक्वेशन 1 क्या था E इक्वल टू T3 और इक्वेशन 4 क्या है T3/2 क्यूब, इस तरह से था। तो यानी अगर इसको हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए आप, ऊपर E/L इक्वल टू T3 इंटू 2 टू द पावर 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू E इक्वल टू L, यानी L इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा L/2 पे पावर 3। तो ये भी एक फार्मूला है इफोर्ट एंड लोड का, ये भी एक फार्मूला है इफोर्ट एंड लोड का, समझ में आ गया। अब इफोर्ट एंड लोड का फार्मूला निकल गया तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड बाय इफोर्ट। तो लोड कितना निकला है 2 पे पावर 3 इंटू E एंड इफोर्ट क्या निकला है L, इफोर्ट क्या निकला है L नहीं, हाँ इफोर्ट क्या निकला, इक्वेशन 1 देखिए, इस इफोर्ट हो गया T3, इफोर्ट क्या हो गया T3 और लोड क्या हो गया, लोड क्या निकला था हम लोगों के लिए, लोड क्या निकला था, सॉरी इक्वेशन 5 में लोड क्या निकला था 2 टू द पावर 3 इंटू T3। इक्वेशन 5 देखिए लोड क्या निकला था 2 टू द पावर 3 इंटू T3, और इक्वेशन 1 देखिए इफोर्ट क्या निकला था। बोर्ड छोटा है इसलिए एक जगह पे नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए जो है मुझे थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं समझ के समझा के आप लोगों को लिख रहा हूँ, इसीलिए। यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 लिखा रहता तो फट से वहाँ से इधर, छोटा बोर्ड है, अब लॉकडाउन है तो इसी तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। चलिए देखिए यहाँ पे लोड क्या निकला था हम लोगों ने, लोड हम लोगों ने निकाला था इक्वेशन नंबर 5 देख लीजिएगा 2 टू द पावर 3 इंटू T3, और इफोर्ट के लिए इक्वेशन 1 देख लीजिएगा वैल्यू था T3 कैंसिल, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 2 टू द पावर 3, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 मूवेबल पुल्ली है तो 2 टू द पावर 3 हो गया, अगर यहाँ पे 10 मूवेबल पुल्ली होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 2 टू द पावर n। अगर 3 पुल्ली है मूवेबल तो 2 टू द पावर 3, अगर मूवेबल पुल्ली 3 है तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 टू द पावर 3 हो जाएगा, अगर मूवेबल पुल्ली 4 है तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। याद रखें मूवेबल पुल्ली, टोटल पुल्ली 5 है बट मूवेबल 3 है, ये तो फिक्स है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्या है मैकेनिकल एडवांटेज आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप मैकेनिकल एडवांटेज आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा मुझे ग्रुप में पूछिएगा या फ़ोन करके पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी रेशियो क्या है, डिस्टेंस पहले हमको उसमें निकालना पड़ेगा कि पुल्ली कितना डिस्टेंस जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एन वन इंड ईच स्ट्रिंग पास ओवर ए मूवेबल पुल्ली फिक्स सो अदर इंड स्ट्रिंग मूव अप ट्वाइस। एक इंड जो फिक्स है ये इसके साथ फिक्स है, तो ये इंड जो है 2 बार मूव करता है, यहाँ से ये, यहाँ से, यानी ये
ट्वाइस डिस्टेंस मूव करता है। यानी ये जो फिक्स पुल्ली है, यानी क्या हो रहा है, एंड वन एंड ऑफ ईच स्ट्रिंग पास ओवर द मूवेबल पुल्ली, वन एंड ऑफ इस स्ट्रिंग पास ऑफ दिस मूवेबल पुल्ली, ये 3 मूवेबल पुल्ली है। सो द अदर एंड स्ट्रिंग मूव ऑफ ट्वाइस द डिस्टेंस, यानी दूसरा इंड जो है उसको 2 बार मूव करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, वो मूवेबल पुल्ली है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका 2 बार मूव करता है, इसका मतलब क्या हो गया, डी एल जो हो गया वो क्या हो गया, एक्स के लिए, एक्स हो गया किसके लिए, ए, पुल्ली ए के लिए, पुल्ली ए मूव करता है एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो उसी तरह से पुल्ली बी के लिए क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। पुल्ली ए के लिए, पुल्ली बी के लिए क्या हो जाएगा, डी एल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, यानी 2x 2 बार मूव करेगा ये पुल्ली बी के लिए, ठीक है, पुल्ली बी के लिए, ठीक है। चलिए ये लोड के लिए हो गया, पुल्ली बी के लिए हो गया। उसी तरह पुल्ली सी के लिए क्या हो जाएगा फिर, 2 इंटू ये 2x, यानी अब ये क्या करेगा, 2 बार मूव करेगा पुल्ली सी के लिए, समझ रहे हैं। पुल्ली ए के लिए ये तो एक ही बार एक्स मूव किया, लेकिन पुल्ली बी क्या हो गया, इससे अटैच्ड है, इसका मतलब यहाँ तक स्ट्रिंग जाते जाते 2 बार डिस्टेंस कवर करेगा, यानी 2 इंटू एक्स। अब ये पुल्ली सी के लिए इसका तो अपना 2 बार मूव करेगा इंटू इसका पहला वाला डिस्टेंस एक्स, यानी पुल्ली सी के लिए पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, 2 इंटू 2x, यानी 4x, समझ में आ गया। या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एक्स, एक ही बात है। पुल्ली सी के लिए इसी को लिख सकते हैं क्या, 2 स्क्वायर एक्स पुल्ली सी के लिए, समझ रहे हैं। उसी तरह से पुल्ली डी के लिए क्या हो जाएगा, 2 बार तो मूव करेगा इंटू ये पहले से 2 के पावर 2 इंटू एक्स, ये पुल्ली डी के लिए। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 की पावर 3x पुल्ली डी के लिए, समझ रहे हैं। पुल्ली ए के लिए x डिस्टेंस कवर किया और पुल्ली डी तक जाते जाते डबल हो जाता है डिस्टेंस, यानी पहले x था फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x। अब पुल्ली सी जाएगा तो इसके लिए डबल, और यहाँ तक जाने के लिए लगा 2x, तो 2 इंटू 2x। अब डी के लिए तो 2, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरा कितना लगा, 2 की पावर 2x, तो हो गया 3x। समझ में आ गया। इस तरह से निकल गया डिस्टेंस और इफोर्ट हो गया। ये क्या है, लास्ट में जो D3 निकाला ये DE हो गया, ये इफोर्ट का हो गया, समझ में। लोड के लिए क्या था, लोड के लिए तो यही था x, ये लोड के लिए जो ये ए पुल्ली जो मूव किया x डिस्टेंस मूव किया, और इफोर्ट जाते जाते ये कितना मूव कर दिया, 2 की पावर 3x डिस्टेंस मूव कर दिया। अब इसी को बैठा दीजिए, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस मूव बाय इफोर्ट बाय डिस्टेंस मूव बाय लोड। डिस्टेंस मूव बाय इफोर्ट क्या है, 2 की पावर 3x और लोड है x, ये कैंसिल, 2 टू द पावर 3, यानी वेलोसिटी रेशियो निकलेगा जिसमें 3 मूवेबल पुल्ली 1 फिक्स पुल्ली होगा, तो 2 टू द पावर 3। अगर बहुत सारा हो गया तो वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा 2 टू द पावर n। समझ में आ गया। अब 2 टू द पावर n यानी कितना हो गया, देखिए लोड भी उतना ही निकला, 2 टू द पावर 3 निकला, वेलोसिटी रेशियो भी 2 टू द पावर 3, यानी अगर 3 मूवेबल पुल्ली है तो वेलोसिटी रेशियो 2 टू द पावर 3 होगा, और आपका मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 टू द पावर 3 होगा। लेकिन अगर 3 के बदले 4 पुल्ली है, 5 पुल्ली है तो 2 टू द पावर n, अगर 5 पुल्ली है तो 2 टू द पावर 5 होगा, 6 पुल्ली मूवेबल है तो 2 टू द पावर 6 होगा, अगर 7 मूवेबल पुल्ली है तो 2 टू द पावर 7 होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा जितना मूवेबल पुल्ली है आप आराम से निकाल देंगे। अब इफ़िशियंसी की बात करते हैं। इफ़िशियंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज 2 टू द पावर n, वेलोसिटी रेशियो भी 2 टू द पावर n। ये मतलब ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज कितना, 2 टू द पावर 3, वेलोसिटी रेशियो 2 टू द पावर 3, यानी ये हो गया 1, यानी 100%। ये सिचुएशन होता है आइडियल के लिए, मतलब आइडियल जो कुछ होता है, ठीक है, एफिशिएंसी का यूनिट, उसके लिए 100%। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल्स में देता है देयर आर 5 मूवेबल पुल्ली, व्हाट इज़ द वेलोसिटी रेशियो, तो 2 टू द पावर 5 कर दीजिएगा, आंसर निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं आगे पढ़ाऊँगा, आगे और पढ़ाऊँगा, आगे में फिर होगा कुछ पुल्ली है इसमें 2 ब्लॉक्स होंगे, ट्रैकल होंगे, एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। ठीक है, मैं आगे बहुत सारा पढ़ाऊँगा, न्यूमेरिकल्स भी कराऊँगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए। देखिए आप लोग अगर डाउट नहीं पूछेंगे, मैं आप लोग का लाइव क्लास कराता था तो आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करते थे, तो फिर मैंने आप लोग की सुविधा के लिए रिकॉर्डिंग क्लास करने लगा। रिकॉर्डिंग क्लास में ज़्यादा मेहनत होता है, पहले उसे रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है, फिर साउंड मिलाना पड़ता है, पिक्चर क्वालिटी मिलाना पड़ता है, कहीं पर अंधकार तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ तो नहीं हो रहा है, फिर उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, फिर आप तक वीडियो पहुंचता है। तो कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मेहनत सफल तभी होगा जब आप लोग भी साथ में पढ़ेंगे, डाउट पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम होने से पूछेंगे, ठीक है। तो ये सब पढ़िए, कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।